दिख रहा है? रवि आपका प्रोफाइल। अच्छा, but I not share the screen then. Okay, okay, just a minute. See, business started with cash 4 lakh rupees and office furniture 1,50,000. That means the total capital is 5,50,000. Is it okay? Is it clear? Yes sir. Mohit and everyone. Okay. Next, purchase building and land. है ना? इसके बाद में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। So you can see this. Now next transaction, what is the next transaction, students? Next transactions, that is purchase land and a small office building. हमने 150 का एक लैंड परचेज किया, 350 का एक बिल्डिंग परचेज किया, and then we have paid 2 lakh rupees cash and 3 lakh rupees of note. So how we are going to show this? So purchase land rupees 150 and building for what amount? अगर आप थोड़ा बुक में देख के बता दो मुझे। 350 and paid cash rupees 2 lakh and remaining for note. अब देखिए, है ना, इसमें क्या दे रखा है कि ये हमारे पास में था 4 लाख का कैश था, 1,50,000 का ऑफिस बिल्डिंग था, 5,50,000 रुपीस की कैपिटल हो गई। आफ्टरवर्ड अ लैंड for rupees 1,50,000 purchase, a building purchase for rupees 3,50,000 and the payment made 2 lakh rupees in cash and 3 lakh rupees in note payable. So note payable is a type of liabilities. Note payable is a type of liabilities that is called bill of exchange, promissory note. हम आगे एक पूरा चैप्टर है जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नोट पेबल, पर फिलहाल के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि जैसे जब क्रेडिट में परचेस होता है तो मैंने बोल दिया कि ओके आई विल पे द XYZ अमाउंट आफ्टर 3 मंथ, बट हाउ यू विल रिलाई ऑन मी अनलेस अंटिल द थिंग्स आर ऑन द डॉक्यूमेंट्स. सो we need to prepare the promissory note. Promissory note is nothing but a written promise. Promissory note is nothing but a written promise, and the written promise further known as the promissory note, bill of exchange, bills receivable, bills payable, and it is governed by the Negotiable Instrument Act. मतलब अगर कोई written promise को फॉलो अप नहीं करता है ना, अपनी लोकल बोलचाल की लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं उसको स्टैंप पर या फिर एफिडेविट करके, नोटरी करके, उसको बना करके, लॉयर के सिग्नेचर वगैरह उसको वेरीफाई करवा करके नोटरी ऑफिसर के पास में दूसरे व्यक्ति को देता है कि अगर व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है कि आई विल पे आफ्टर 3 मंथ, और अगर उसका पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकता है. दैट इज द ओनली थिंग. ओके, बाकी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज. सो अब 2 लाख रुपीस का पेमेंट कैश में हो गया तो हमने कुछ नहीं करना है, 2 लाख रुपीस हम कैश में से माइनस कर देंगे. ठीक है, 3 लाख रुपीस नोट पेबल है, तो नोट पेबल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ लायबिलिटी. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल, या इसको नोट पेबल भी लिख सकते हैं, है ना. You can also call it note payable. Note payable, that means to say a promise made toward the creditors to make the payments within the XYZ terms. जो भी उसकी टर्म्स ऑफ पेमेंट्स है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी है वो हम उसको लेकर के दे रहे हैं. क्रेडिट नहीं हो गया? यस यस प्लीज सर, एक तरीके से नोट पेबल क्रेडिट नहीं हो गया क्योंकि ले तो हम उधार पे रहे ना उतने अमाउंट का. Yashika, not able to understand. What do you mean? Sir, you note said payable is what? नोट पेबल आपने बोला कि मतलब हम टर्म्स पे देते हैं, जैसे 1 महीने के टर्म पे पैसा दे दिया या 2 महीने के टर्म्स पे, तो वो एक तरीके से तो क्रेडिट ही हो गया क्योंकि उतने देर पे तो वो हमारे उधार पे ही है ना सर.
हाँ सर हाँ बोल रहे कि बिल्कुल। नोट पेबल की जगह क्रेडिटर्स लिख दे। हाँ तो लेकिन हम उसको क्रेडिटर्स नहीं लिखते हैं याशिका, है ना। क्रेडिटर द टर्म जनरली वी यूज फॉर ओनली सप्लायर्स, है ना। क्रेडिटर जनरली द टर्म वी यूज फॉर सप्लायर। ओके, तो क्रेडिटर्स आर डिफरेंट एंड द नोट पेबल्स आर डिफरेंट। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ये सारे की सारे एक साथ मींस सी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल या नोट्स पेबल, इन सभी के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ट्रेड पेबल, ठीक है। और भी कोई उदाहरण है जस्ट लाइक लोन्स एंड एडवांसेस, सपोज शॉर्ट टर्म लोन, या फिर ऐसे जितने भी लाइबिलिटीज हैं हमारी, मतलब जिनको भी हमने उधारी में ले रखा है या कुछ समय के लिए छोटा मोटा क्रेडिट ले रखा है, या बिल्स पेबल है या नोट पेबल है, इन सब के लिए वी यूज वन टर्म दैट इज कॉल्ड द ट्रेड पेबल। डू यू अंडरस्टैंड? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are not going to mix all the liabilities. Initially we would be writing separately, है ना। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन तो करेक्ट आएगा, आपने क्रेडिटर्स भी लिख दिया तो भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो करेक्ट ही रहेगा, लेकिन वी नीड टू रिकॉर्ड सेपरेटली। क्रेडिटर वर्ड इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स, जिनसे हम रेगुलरली उधारी में हम गुड्स खरीदते हैं या उधारी में गुड्स बेचते हैं। तो जिनसे हम उधारी में गुड्स खरीदते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर, और जिनको उधारी में बेचते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेटर्स। सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज अ वर्ड जनरली यूज्ड फॉर means for those people to whom we are having the regular trade practices. Hopefully this is clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आगे अकाउंटिंग इक्वेशन में आते। देखिए पहले हमारे पास में 4 लाख रुपीस कैश था, नाउ इट इज ओनली ऑफ 2 लाख रुपीस। ऑफिस फर्नीचर एज इट इज, नाउ अ न्यू लायबिलिटीज ऑफ 3 लाख रुपीस एंड द कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड, capital is as it is 5,50,000 rupees because no profit or loss is there in this, है ना। प्रॉफिट और लॉस इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 लाख रुपीस एंड हियर इट इज व्हाट सर आपने सर वो बिल्डिंग वगैरह ऐड नहीं किया ना, इसलिए बैलेंस वन अकाउंट वी हैव नॉट मेड हियर। एक हमने यहाँ पर वो जो बिल्डिंग हमने परचेज किया वो बिल्डिंग का नहीं बनाया है, तो वी विल मेक हियर अ न्यू बिल्डिंग। कितने का बिल्डिंग परचेज किया था हमने? 3 लाख रुपीस का, है ना। तो 3 लाख रुपीस ऑफ बिल्डिंग विल कम हियर। सो 2 लाख रुपीस कैश। अब हमारे पास 3,50,000 सर, 3,50,000 का बिल्डिंग। Okay, thank you. So now we are having assets of rupees 2 lakh, office furniture of 1,50,000, building of rupees 3,50,000. Now liability side, note payable for 3 lakh rupees and capital for 5,50,000 rupees. So still accounting equation is balanced. 5,3,850 and 3,456. 1 second. तो लैंड भी परचेज किया ना, लैंड भी परचेज किया ना 1,50,000 का। एक मिनट, चलो ये तो समझ में आ गया। मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, तो थोड़ा सा भी वुड बी हैविंग दिस। हाँ सर, दिस वी हैव टू राइट ऑलवेज, है ना। ये हमने हमेशा लिखना है, डू नॉट गेट कंफ्यूजन दिस। ये हम हमेशा लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस होना जरूरी है। व्हाइल सॉल्विंग इन द नोटबुक, जब आप नोटबुक में इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी नोटबुक को ऐसे ही बजाएं, मींस यू कैन प्रिपेयर हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली, ठीक है। एंड द ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, डोंट वरी। यहाँ पर हमने इसको कर दिया बिल्डिंग और यहाँ पर हमने इसको कर दिया लैंड। सो नाउ वी आर हैविंग अ लैंड ऑफ रुपीस 1,50,000, 3,50,000 of building, 2 lakh rupees of cash remaining after making payment of 2 lakh rupees, office furniture as it is, note payable is there of rupees 3 lakh, and this. Okay, so this is accounting equation, whether accounting equation is balanced here. ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। And our assets now, our assets are converted into the different assets like land, building, cash, and office furniture. ठीक है, note payable means we have a 4 type of asset and the 2 type of liabilities. और आगे क्या दे रखा है इसमें? सर परचेज ऑफिस सप्लाई फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। Okay, ऑफिस just a सप्लाई minute. खरीदे 12,000। हाँ, purchase office supply on credit for rupees 12,000. Purchase office supply yes. Purchase office supply for rupees 12,000. Now, what do you mean by the office supply? What do you understand? Purchase office supply. ऑफिस में सर कुछ चीजें चाहिए रहती है ना, स्टेशनरी वगैरह। हाँ, ठीक है, देखिए, है ना, तो जो ऑफिस में जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, पेपर्स वगैरह, ये सारी कुछ चीजें, तो ऑफिस सप्लाई दैट इज द डे टू डे एक्टिविटीज, आई मीन सॉरी, डे टू डे द रिक्वायरमेंट्स. सो परचेज ऑफिस सप्लाई फॉर रुपीज 12,000 रुपीज फॉर ऑन क्रेडिट ना, क्या था, क्रेडिट था या कैश था? सर क्रेडिट। ठीक है, तो 12,000 रुपीज का ऑफिस सप्लाई हम लोगों ने परचेज किया. नाउ this 12,000 rupees we are going to pay in future, maybe after 1 month or 2 months. ठीक है, so this would be transferred to the this should be transferred to the liability side. B side, 12,000 rupees of expenses is done because the office supply would be purchased every month, और maybe हर महीने ऑफिस सप्लाई परचेज किया जाएगा, यूज हो जाएगा, फिर से परचेज करेंगे, फिर से यूज हो जाएगा, लाइकवाइज. होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो ऑफिस सप्लाई में जो जो भी स्टेशनरी मटेरियल जो कुछ भी यूज हो रहा है, अल्टीमेटली दैट इज द एक्सपेंसेस. अल्टीमेटली इट इज व्हाट? एक्सपेंसेस. ठीक है, इट इज नॉट लॉस, इट इज एक्सपेंसेस, क्योंकि उन ऑफिस सप्लाई से जो भी चीजें हैं, स्टेशनरी, रजिस्टर, पेन, है ना, पेंसिल्स, ये जो भी कुछ चीजें हैं व्हाटसोएवर, है ना, फाइल्स, फोल्डर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, दैट इज expenses, not losses. Do you understand? Because we'll be needed this to run our office. ठीक है, so expenses है, so expenses का effect क्या होता है, where we would be writing the expenses? कैपिटल में से माइनस। Expenses will reduce our revenue. Ultimately the expenses will reduce our profit. ठीक है ना, एक्सपेंसेस के कारण हमारा प्रॉफिट कम होगा, इसलिए एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा मतलब कैपिटल कम होगा. रेवेन्यू विल इंक्रीज अवर प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज. तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग किस पर देंगे, कैपिटल पर. ठीक है, सो 12,000 रुपीस वी विल रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल. फर्स्ट इंपैक्ट. Second impact, 12,000 rupees we have not paid. 12,000 rupees we have not paid, so we would be paying in future. ठीक है, so we'll make a new liability here. हम एक यहाँ पर एक नई liability बना लेते हैं. Let's say creditor, because we would be purchasing stationery or this materials, stationery or this material or whatever says from the same supplier. उसी सप्लायर से हम हमेशा परचेस करते होंगे शायद. सो दिस वी हैव ट्रांसफर टू द क्रेडिटर्स एंड नाउ यू सी दिस, ड्यू टू दिस आवर कैपिटल वुड हैव बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि अभी तक इनकम कुछ नहीं हुआ है, रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यस द एक्सपेंसेस इज देयर, यू कैन सी. सो 5,50,000, नाउ दिस वुड बी 5,38,000. Considering a 12,000 rupees of expenses. So expenses occurred, but no income so far. So capital में से expenses को हमने minus कर दिया. ठीक है, चलिए समझ में आ गया बेटा ये? Any doubt in this? No sir. Any questions? Anyone? No sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. Thank you. ऐसे थोड़ा सा response किया करें everyone. Now Bobby transferred. Bobby
transferred title of motor car to the business, the motor car was worth rupees 90,000. देखो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। बॉबी ट्रांसफर्ड टाइटल टू मोटर कार, है ना, ट्रांसफर्ड टाइटल ऑफ मोटर कार टू बिजनेस, द मोटर कार वाज वर्थ रुपीस 90,000। प्लीज अंडरस्टैंड। देखो बॉबी के पास में अपनी एक कार थी जिसको अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि ही वाज जस्ट यूजिंग पर्सनली मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, घूमने फिरने के लिए यूज करता था, ठीक है। फिर बाद में उसको लगा कि नहीं इसको मुझे इस कार की जो जरूरत है वो अपने बिजनेस के लिए भी है, तो उसने उस कार को, कार तो है उसके पास में, he has transferred the title to the business, मतलब कि the Bobby is the owner of the बिजनेस business। के नाम कर दी। हाँ यस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उसने मोटर कार को उठा करके, है ना, मोटर कार को उठा करके, नॉट उठा करके, मतलब कि सिंपली ही हैज ट्रांसफर्ड, जैसे इन्होंने अभी यूज वर्ड किया कि वो कार को उन्होंने बिजनेस के नाम पे कर दिया। अब बिजनेस के नाम पे कर दिया मतलब कि नाउ द बिजनेस इज हैविंग मोटर कार। बिजनेस के पास में पहले मोटर कार नहीं थी, बट नाउ बिजनेस इज हैविंग द मोटर कार ऑफ रुपीस 90,000। ऑन अनदर साइड, फ्रॉम whom business got this motor car? बिजनेस को किससे मिलेगा? ओनर। और ओनर, इफ ओनर इज गिविंग एनीथिंग टू द बिजनेस, so that is capital, है ना। if owner is giving anything to the business, so that would be considered in the capital, because ultimately the owner will take it back, and this is the liability of business to return it, ठीक है। so this is the internal liability, so one side motor car and new assets will increase, another side capital will increase because this is given by owner, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया सभी को? So अब पहले ओनर की कैपिटल थी 5,38,000, now this would be 9, 10, 11, 12, 6,28,000 समथिंग। थोड़ा टोटल वेरीफाई कर लीजिए एक बार। 6,28,000, ठीक है। चलिए समझ में आया बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन दिस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जस्ट 1 मिनट। बेटा ये जो 0 हम जो लिख रहे हैं ना, एक्चुअली see there is no very specific logic, but just we need to understand if we are going to put here a dash, or if we are just going to leave it, so it may be create some confusion कि this is minus or something like, है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो क्वेश्चंस हैं जब उनको आप सॉल्व कर रहे हो, so that meant to say in this equation it is just indications कि in this due to this transactions, जैसे देखिए कल भी मैंने आपको समझाया कि अकाउंटिंग इक्वेशन महज क्वेश्चंस नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं कि नहीं आते। अकाउंटिंग इक्वेशन इज मच मोर देन जस्ट अ क्वेश्चंस, इट इज अप्रोच। दैट मींस विद एवरी ट्रांजैक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड। नमन, जैसे आपने पूछा कि 0 0 ये क्यों लिखे गए, तो इसके पीछे का लॉजिक या इसके पीछे की कहानी यही है कि हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन के कारण ना तो लैंड पर कोई इफेक्ट हुआ, ना बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट हो रहा है, ना कैश पर कोई इफेक्ट हो रहा है, ना ऑफिस फर्नीचर पर कोई इफेक्ट हो रहा है, क्रेडिटर पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, नोट पेबल भी एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, केवल कैपिटल और मोटर कार, दैट मींस टू से द टू इम्पैक्ट इज देयर, वन साइड asset is increasing, another side capital is increasing, that's it, the equal impact on the debit and credit and only on the two accounts. So just symbolic, it is been shown here that there is no impact on this all the items, only the effect is there on this two titles. Naman, am I clear? चलिए अगला ट्रांजैक्शन अपन देख लेते हैं। सर 30,000 के ऑफिस क्या है आगे? इक्विपमेंट्स खरीदे थे। yes purchase for 30,000 additional office equipments on credit। तो भाई ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किए हैं 30,000 के
तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस इक्विपमेंट है 150 के, उसमें 30,000 के ऑफिस इक्विपमेंट प्लस कर दो। और क्योंकि ये परचेज किए हैं हमने क्रेडिट में, हाँ, तो ये चले जाएंगे लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में, ठीक है ना। क्रेडिटर्स में हम उनको लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स का एक ही अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, सो वी वुड नॉट बी मेकिंग द सेपरेट अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। सो क्रेडिटर इज अ वन अकाउंट, तो 30,000 रुपीज हम ऑफिस फर्नीचर में, ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे और 30,000 रुपीज हम क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेड 7,500 सैलरी टू ऑफिस मैनेजर। सो 7,500 रुपीज का हमने सैलरी पे किया है ऑफिस मैनेजर को। तो देखिए, पेइंग सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, पेइंग सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस विल इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, expenses will impact on capital. Yes, another side, salary paid, that meant to say cash outflow, cash gone, business से उतना कैश कम हो रहा है, तो एक इम्पैक्ट हम लोग कैश कम गया, कैश में से हम 7,500 माइनस कर देंगे, और दूसरा इम्पैक्ट क्योंकि एक्सपेंसेस हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ओके, तो 75,000। हाँ हाँ 75,000 whatever the amount is. Okay, is it clear students? ओके, आगे देखते हैं। सर सैलरी का अलग से अकाउंट नहीं बनेगा? यस यस बेटा, नहीं सैलरी वी विल नॉट क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट। देखो बेटा, वी विल क्रिएट ओनली द अकाउंट्स फॉर 3 टाइप, क्योंकि देखिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन किस बेसिस पे काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन किसने पूछा? आई एम वेरी मच थैंकफुल। समरी, हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन? हाँ समरी, थैंक यू सो मच। देखो बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन इज फुल्ली बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल, that is asset is equal to liabilities and capital, asset is equal to liabilities and capital. That meant to say we would be talking about only this 3 title, assets, liabilities and capital, ठीक है। and remaining 2 accounts, that is expenses and the revenue, that will directly impact the capital, ठीक है। So that's why I'm used to say this, the accounting equation is much more than just a question or the title कि हम लोग ये question solve कर रहे हैं, हमको ये question solve करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इससे ज्यादा ये काफी कुछ है। तो हम केवल यहाँ पर जो टाइटल्स ओपन करेंगे वो केवल किन 3 चीजों के करेंगे कि या तो उसमें असेट्स होना चाहिए, either it should be a liabilities or capital. Okay, if it is expenses, it will reduce capital. If it is revenue, it will increase capital. If it is loss, it will reduce capital. If it is gain, it will increase capital. Services, let's say example, नहीं, अगर हमने किसी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड किया है, सो दैट मे बी, अगर हमारा सर्विस सेक्टर में है या फिर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से इंश्योरेंस सर्विसेज है, तो उसके बदले में, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हमें जो भी इनकम हो रही है, व्हाटएवर द मनी वी आर रिसीविंग, दैट इज आवर रेवेन्यू, दैट इज आवर रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इफ इट इज रेवेन्यू इज देयर, सो रेवेन्यू वुड बी एडेड टू द कैपिटल। सर और कैपिटल के साथ कैश में भी ऐड होगा? हाँ ठीक है। हाँ मोहित, यू वर आस्किंग समथिंग। सर कैपिटल में ऐड होगा और कहाँ पे ऐड होगा? हाँ कैश में भी ऐड so होगा? revenue and gain, revenue that meant to say, मतलब अगर हमने 10,000 रुपीज का गुड्स 15,000 में सेल कर दिया, 10,000 के गुड्स को हम 15,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। सो वी आर रिसीविंग 15,000 रुपीज, ओके, वी आर रिसीविंग 15,000 रुपीज। सो at one side we are receiving 15,000 rupees cash, at 10,000 rupees of goods is going from the business,
Now we are making 5,000 rupees of profit. Okay, so that will add it to the capital. ठीक है ना? So revenue, this four title, revenue, expenses, losses and gain, this will direct impact to the capital. This will direct impact to the capital. That's why I was just thankful to Samri कि बेटा आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर ये आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया. इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ लो, डोंट थिंक अबाउट कि ये क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है ना? तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन हम ये समझना चाह रहे हैं कि asset is always equal to liabilities plus capital. On this fundamental relations the whole accounting system is standing. Now beside other four title, if expenses is there, if revenue is there, if losses is there, if gain is there, so that will direct impact the capital. Why it will direct impact the capital? Because the business and the businessman are the two separate entities, but only for accounting point of view, not in reality. Not in reality. तो अगर business को फायदा हुआ मतलब owner को फायदा है. Owner का account कौन सा है? Capital. Capital is nothing but the owner's account in the business. Capital is nothing but the owner's account in business, which directly get impact due to the profit, loss, revenue, gain. I repeat, capital is owner's account in the business, which get directly affected due to the profit, loss, revenue, and gain. Hopefully, you are able to understand. Yes. Any questions, students, in this? No, sir. हाँ, अब जैसे देखिए अगला पॉइंट अपन लोग पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जी, है ना? ये जो जी वाला जो पॉइंट है ये अपन लोग देख रहे हैं. Provide services. अच्छा, I'm just highlighting it, but it is not sharing. ना? Provide services to the client and collected rupees 30,000. Provided services to a client and collected rupees 30,000. तो भाई हमने किसी क्लाइंट को 30,000 रुपीस की सर्विसेज ऑफर की. We have offered a 30,000 rupees of services to a client. Now it may be of whatever type of services, but ultimately business is receiving 30,000 rupees cash. So the first impact, shall I erase this? हाँ सर. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि हमारा जो कैश है वो 30,000 से इंक्रीज होगा. 30,000 rupees. We have offered the services to the customer and we are receiving 30,000 rupees. So one side we are receiving cash. Another side, whatever 30,000 rupees we are receiving, that is what? Revenue for the business. That is revenue for the business. So revenue का direct impact, ठीक है? Revenue and gain will increase the capital, where the expenses and loss will decrease the capital. ठीक है? तो services we have provide, that meant to say there is no dealings of assets, liabilities or assets and liabilities. ना तो कोई asset जा रही है ना assets आ रही है. Yes, cash we are receiving 30,000, so this we have added. ठीक है? But what is the second impact? What is the second impact? 30,000 rupees case is coming. ठीक है? कैपिटल में. हाँ, ठीक है, वो तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से काफी लोगों को, लेकिन फिर भी तो भाई असेट्स तो इंक्रीज हो रही है 30,000 रुपीस से, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट क्या हो रहा है? क्या कोई असेट्स डिक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है. क्या कोई लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है. क्या कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है. ठीक है ना? कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं हो रही है. ठीक है, तो ओवरऑल 30,000 rupees we are receiving. So this is the business revenue. बिजनेस का वो रेवेन्यू है. बिजनेस हो सकता है कि whatever the service we are having, suppose we are having a transport business. हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है. हमने किसी कस्टमर के गुड्स को यहाँ से अहमदाबाद ट्रांसफर किया. What this we have collected 30,000 rupees. So 30,000 rupees is our sell. Naman, 30,000 rupees is what? Our sell. And this 30,000 rupees we have received, so added in cash. Another side, it is our revenue. So 30,000 rupees would be added to the capital. Hopefully this is clear, everyone. Yes, sir. ठीक है. So to be very clear,
to be very clear, if it is revenue or gain, add to the capital. If it is expenses or loss, subtract from the capital. क्योंकि आप ऐसा करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी आइडिया पर काम कर रहे हो कि प्रॉफिट विल बी एडेड टू द बिजनेस एंड द लॉस वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है ना? So ultimately we are just working on this idea only because we know very well the revenue minus expenses is equal to profit. So never mind, add all the revenues, subtract all the expenses, add all the gains, subtract all the losses. If expenses are lesser than the revenue, the profit would be automatically adjusted in the capital. If expenses would be more than the revenue, then the loss would be automatically adjusted in the capital. We are not required to do it separately. It will automatically, when we are just doing transaction by, when we are giving the effect along with each transactions. We do not to collect the total revenue of the year or total expenses of the year. Then revenue minus expenses is the total profit of the year, and then we'll add it. We are giving the transaction wise effect because we need to understand the asset is equal to liabilities plus capital, and it never ever imbalance. And we are trying to check after each transaction whether it's remain balanced or it do get imbalance. Hopefully it is clear. Yes sir. Okay, चलिए अगला देखते हैं. Paid 4,000 for the month's utility. Again 4,000 rupees हमने months utility, maybe electricity bill है या maybe water maintenance है या फिर जो कुछ भी. Ultimately 4,000 rupees we have paid for monthly